नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे संस्कृत के बहुत बड़े साहित्यकार कालिदास जी की रचना मेघदूत के बारे में। दोस्तों, शुरू में आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस काव्य को महाकवि कालिदास ने लिखा है। यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। कालिदास जी को संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है और आपको शेक्सपियर ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी जाती है। कालिदास जी के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो थोड़ा सा उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके लिए दे दूं। उनका संक्षिप्त परिचय ये है कि आपका कार्यकाल 5वीं सदी बीसी के आसपास का है। आपके पर्सनल लाइफ और आपके जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आपका जन्म या कर्मभूमि, जैसे कि आपकी रचनाओं से पता चलता है, वो उज्जैन या कश्मीर उत्तर भारत में रही है। दोस्तों, कालिदास जी की रचना इस प्रकार है। उनका लिखा हुआ महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा उनके काव्यों में मेघदूत और ऋतु संहार का नाम लिया जाता है। और उनके 3 लिखे हुए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम अच्छी रचनाएं हैं। दोस्तों, बात करना चाहें अगर हम कालिदास जी की रचनाओं के बारे में, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी के यूरोपियन काव्यों और नाटकों पर काफ़ी प्रभाव रहा है कालिदास जी का। आपका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि भारत का जो साहित्य है उसने यूरोप के साहित्य को भी बहुत प्रभावित करा है। और डॉक्टर मोहन राकेश का जो नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसको भारतीय साहित्य के इतिहास का पहला आधुनिक नाटक माना जाता है, वो कालिदास जी के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, बात करें अगर हम मेघदूत की, तो इस काव्य की सबसे खास बात यह है कि यह आम आदमी और ख़ास आदमी, मतलब कि जो साहित्य के बहुत गूढ़ विद्वान हैं उनके लिए, और एक कॉमन व्यक्ति उसके लिए इसकी भाषा बहुत अधिक छूती है, बहुत अधिक प्रभावित करती है। इस पुस्तक में 120 छंद हैं और काव्य को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, 2 हिस्सों में। कविता इस बात से आरंभ होती है कि कुबेर अपने एक यक्ष को उसके द्वारा अपनी सेवाएं ठीक से ना दे पाने के कारण 1 वर्ष की सज़ा देता है और उसको अपने देश से निकाल देता है। यक्ष अलग शहर का निवासी है जो कुबेर का भी घर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह शहर कैलाश पर्वत के आसपास स्थित है। एक आपके लिए मैं छोटी सी झलक दिखाना चाहूँगा इस काव्य की गहराई की, कि पाओगे दर्शार्थ देश में केतकी के फूल खिले, पीपल के वृक्षों में पक्षियों के घोंसले अन्न भरे, समीप काले जामुन से होंगे भरपूर जंगल, जहाँ कुछ समय हंस भी रुक कर मनाएंगे मंगल। तो आप वैसे तो ये पूरा का पूरा काव्य संस्कृत में लिखा गया है, पर इसका जो हिंदी अनुवाद है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप इसकी रचनात्मक गहराई को समझ सकें। आगे बढ़ते हैं कहानी में। यक्ष मध्य भारत में भेज दिया जाता है। यक्ष अपनी प्रिया से वंचित हो जाता है। इस पुस्तक में विरह का प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बेहतरीन वर्णन है कि कैसे वो मेघ को दूत बनाता है और मेघ के जरिए अपनी प्रिया के लिए संदेश पहुंचवाता है और कहता है बादल उधर जाओ और जाकर के मेरी प्रिया को संदेश देना। इस दौरान वो मनोभाव और प्राकृतिक चित्रण बेहतरीन करता है। एक और आप इसका टुकड़ा देखें, छंद एक देखें। पथिकों की स्त्रियां जब तुम्हें उमड़े देखेंगी आकाश में, सिर उठाए आशापूर्ण हो जाएंगी विश्वास से, तुम्हें देख विरह से व्याकुल पत्नी की कौन करेगा उपेक्षा, सिवा उनके जिनके दूसरों के अधीन होगी मेरी है आजीविका, मेरी तरह आजीविका, माफ़ कीजिएगा। आम्रकूट कूट से आगे जब तुम विंध्याचल जाओगे, बिखरे पाषाणों से चित्रित नर्मदा नदी को पाओगे। यक्ष बादलों को दूत बनाता है और उनसे कहता है कि वो उसका संदेश अलग शहर में उसकी पत्नी तक लेकर के जाएं। यक्ष ने इस दौरान पथ में पड़ने वाली प्राकृतिक स्थानों का नाम लिया, जैसा कि अभी आपने देखा कि प्राकृतिक स्थानों का नाम लिया गया, और प्रकृति की खूबसूरती का इस काव्य में बहुत ही बेहतरीन चित्रण किया गया है। इस काव्य में विरह में मनुष्य की दशाओं का और आवेगों का बेहतरीन प्रस्तुत किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि नागपुर के पास रामटेक नामक शहर था जहाँ पर कालिदास जी को इस पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। एक और इसका छंद देखते हैं। चातक देख बगुल पंक्तियाँ, गिन देवगण करे संकेत, गर्जन से भयभीत विकंपित, सहचारियों बाहों में सेत। पहुँच अवनति देश मेघ तुम, जाना सुविशा उज्जैनी, उज्ज्वल वह यूं होगी जैसी स्वर्गांश संभाले हो पृथ्वी।
इस काव्य में महाकाल मंदिर, तांडव नृत्य, क्षिप्रा नदी, कृष्ण बलराम, गौरी, हिमालय, सिंधु, यमुना आदि अनंत उपमाएँ दी गई हैं। और इन सब का भी जो इनका मैंने अभी जिक्र किया, इन सब जगहों का भी इसमें काफ़ी वर्णन है, जिससे पता चलता है कि काव्य को कितनी गहराई से लिखा गया है। एक विरह का एक इसमें छंद देखें कि लगातार इतना रोने से होंगी उसकी सूजी आँखें, और नरम होठों नरम और माफ़ कीजिएगा, और गर्म सांसों से निचला होंठ पड़ गया फीका। विरह से दुबली वह या तो देवताओं की पूजा में होगी, या अनुमान द्वारा मेरा चित्र उतारते हुए मिलेगी। बाहों में जूही की कलियां नई बूंदों से हर्षित करना, फूल चुनती मलिनों के मुखड़ों से परिचय तुम आगे बढ़ना। इस पुस्तक का अनगिनत भाषाओं में अनुवाद किया गया है, और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद होर से हैनम विल्सन ने किया। इस पुस्तक से अनगिनत लेखक, कवि और चित्रकार, यहाँ तक कि संगीतकारों ने भी प्रेरणा ली है और अपनी कृतियों को नए नए आयाम दिए हैं। जैसे कि डच कंपोज़र हैं एक फ्रेड मोनोटेंको, उन्होंने क्लाउड मैसेंजर नाम की बेहतरीन रचना इस कृति के द्वारा की है। देवकी बोस ने इस पर एक फ़िल्म बनाई है, और राहत महाजन ने भी काफ़ी कुछ इस पर ही आधारित एक फ़िल्म बनाई है। दोस्तों, आपने रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को भी छुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी काफ़ी प्रभावित रहे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के साहित्य में जो मानसून का वर्णन जब आता है तो उस पर मेघदूत के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। यहाँ तक कि कई लोगों ने टैगोर जी और कालिदास जी की समानताओं पे भी अध्ययन करा है और सिमिलैरिटी पर काफ़ी काम किया, और उन्होंने बताया है कि काफ़ी अधिक दोनों में समानताएं भी हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने इस इस काव्य पर भी एक डाक टिकट 1960 में जारी किया इस काव्य के सम्मान में। उम्मीद आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।